Hi everybody, welcome or welcome back to my YouTube channel History with Purnima. So here is another video जिसमें हम ये सीखेंगे वर्ड मीनिंग्स जो हमारे बुक 1 के हैं। आई नो हिस्ट्री के अंदर बहुत से वर्ड्स होते हैं और बहुत से मीनिंग्स होते हैं, और जब आपको याद करने की बारी आती है या फिर जब MCQs में या आपको CUET तो देना ही है, DU इज द फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी, राइट। तो अब आपको CUET तो देना, अब उसके अंदर ऐसा होता है कि वर्ड के मीनिंग ही पूछ लिए जाते हैं और वो हमको याद नहीं रहते, क्योंकि हम थ्योरी इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि ओ शिट हाँ ये भी याद करना था। और बाद में जब CUET का प्रेशर आता है तब आपको सारा MCQ करना पड़ता है। तो अभी से हम वर्ड्स को क्लियर करके चलते हैं ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने अभी तक बुक 1 के अंदर जितने भी वर्ड्स मिल रहे थे, जितने भी उनके मीनिंग्स निकल रहे थे, वो सारे ले आई हूँ बेसिक छोड़ के। ऑफकोर्स बेसिक्स से तो आपको सबको ही आते होंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पर जो मुश्किल और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको याद नहीं होंगे, इसलिए ये वीडियो लाई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हमारी बुक 1 के इस पूरे क्लास के अंदर सारे के सारे वर्ड्स जो है फिनिश कर दिए जाएंगे। सो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। यू डू नॉट नीड टू ओपन योर बुक्स, बस अपनी आंखें यहाँ खोल के रखो, एक पेपर निकाल लो कि जिसके अंदर आप ये सारे लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग भी उसके साथ साथ उसके मीनिंग्स लिखते जाओ। जो आते हैं उसको टिक करते जाओ, जो नहीं आते वो इस क्लास के अंदर सुनो और वो लिख लो। सारे मत लिखो, बस जो नहीं आते उनको देखो। सबसे पहले है फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, उसी से पहला वर्ड निकलता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो जंगली जानवर जो होते हैं, समझ आ गया? जू मतलब जंगली। अब वहाँ पे जो जानवर मिलेंगे उन्हीं के बारे में तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्हीं सब के ऊपर चीज़ें जो है फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने का किसी की हड्डी का कंकाल मिल गया, किसी जानवर का मिल गया, तो वो कौन देखेगा? वो हमारे देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। इससे हमारा फर्स्ट वर्ड खत्म होता है। नेक्स्ट है आर्कियोबोटैनिस्ट। अब हमने जानवर देख लिए, तो अब हमें कौन से देखने हैं? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों के बारे में कौन जानेगा? कौन हमें बताएगा कि वहाँ पे किस तरीके के पेड़ों को खाया जाता था, किस पौधे से हम लोग खाना लेते थे, तो वो कौन बताएगा हमें? आर्कियोबोटैनिस्ट। 2 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारा एक शहर है, जिसका शहर क्या आइलैंड है, जिसको हम बोलते हैं दिलमुन। जिसको हम क्या बोलते हैं? दिलमुन। ठीक है, तो दिलमुन एक शहर है। किसको हमने डिनोट करा है? जैसे कि मोहेंजोदारो को हमने कुछ और बोला था, ठीक है। वैसे ही जो हमारे मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, उन्होंने दिलमुन किस शहर के लिए डिनोट किया है? वो कर रहा है आइलैंड ऑफ बहरेन। बहरेन में एक आइलैंड है जिसको हमने किस नाम से बुलाया है? दिलमुन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेगन एंड मेलूहा। मेगन एंड मेलूहा। मेगन मतलब ओमान। हमने याद है ट्रायंगल पढ़ा था कि मेसोपोटामिया, मेगन और मेलूहा मतलब हड़प्पा जो है, ये तीनों क्या आपस में ट्रेड कर रहे थे। जो हमें निकल कोटेड वाले जो हमारे कंटेनर्स हैं, जो हमें यहाँ मिले हैं, वही हमें सेम कहाँ पे मिले हैं? मेलूहा के अंदर, मतलब कि हमारे हड़प्पा के अंदर। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग ट्रेड कर रहे थे। तो मेसोपोटामिया हमारे आप सबको पता है किसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा मेगन ओमान को बोलते हैं, मेलूहा हमारा हड़प्पा को बोलते हैं। ये सारे वर्ड मीनिंग है, मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं लिखूंगी, पर फिर भी ठीक है। नेक्स्ट हाजा बर्ड। हाजा बर्ड किसको कहते हैं? पिकॉक को। ये याद है एक कोटेशन दी थी हमारे मेसोपोटामियंस ने कि मे योर हाजा बर्ड लिव इन द लॉन्ग लिव्ड पैलेसेस, और ये सारा कुछ कोटेशन दी थी। वो किसके लिए दी थी? हाजा बर्ड। हाजा बर्ड किसको कहते हैं? पिकॉक को। पिकॉक क्यों उन्होंने इसके पिकॉक के लिए दुआ क्यों दी थी? क्योंकि पिकॉक एक ऐसी चीज़ थी जो उस टाइम पे उन्होंने देखी ही नहीं थी, और उनको एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ मिली थी जिसको हमने बोला हाजा बर्ड मतलब पिकॉक। ये हो गए। अब लास्ट है इसमें फायर ऑल्टर।
फायर ऑल्टर का मतलब ही है हवन कुंड, जिसमें आप हवन कराते हो तो उसके बीच में कुछ होता है ना ऐसा सा, जिसके अंदर आप हवन कराते हो, जिसमें आप आग जलाते हो, वैसे हैंडल्स भी दिए होते हैं, इसमें आपकी आग जल रही होती है, तो इसको कहते हैं फायर ऑल्टर। तो विद दिस हमारे पहले चैप्टर के सारे वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट जो जानवरों के बारे में पता करते हैं, आर्कियोबोटानिस्ट जो पेड़ पौधों के बारे में पता करते हैं, दिलमुन हमने बहरीन का एक आइलैंड है उसको हमने दिलमुन कहा है, मेगन हमारे ओमान को कहते हैं, मेलुहा हमारे हड़प्पा को कहते हैं, उसके बाद हाजावर्ड हमारी पिकॉक है, एंड फायर ऑल्टर्स आप सबको पता है वो जो आग जलाने के लिए होते हैं वो। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। इसके अलावा भी अगर कोई वर्ड है जिसका आपको मतलब नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी, या नेक्स्ट वीडियो जो बुक 2 के ऊपर आएगी या फिर बुक 3 के ऊपर भी आएगी तो उसमें मैं सबसे पहले आपके पिछले वर्ड्स को कवर करूँगी। सो पहले चैप्टर के हमारे हो गए। अब चैप्टर नंबर 2, इसके बहुत सारे हैं। तो ओके, पहला है हमारा पियादसी, मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड। ये हमने किसके लिए यूज किया था? अशोक के लिए। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए प्रिय था, सबको पसंद था, तो ये था हमारा पियादसी। नेक्स्ट है महाजनपदा। महा मतलब बड़ा, जना मतलब लोग, और पदा मतलब एक जगह। तो मतलब महाजनपदा, ये बहुत कॉमन वर्ड है बट फिर भी मैं एक बार समझा रही हूँ, लिख नहीं रही। महाजनपदा का मतलब बड़ा, महा मतलब बड़ा, जना मतलब लोग, और पदा मतलब एक जगह पे जहाँ रह रहे। तो एक बड़ा स्टेट या एक बड़ा स्टेट कौन सा क्या कहलाएगा? महाजनपदा। हमारे पास कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें से 5 के तो याद कर लो यार, मगध, अवंती, वत्स, कोशाला और पांचाल। ये आपके 5 हो गए, आप इसको एटलीस्ट याद करके रखो। नेक्स्ट हमारे है ओलिगार्की। ये एक डिफरेंट सा वर्ड है, ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? जब एक ग्रुप ऑफ मैन जो कि एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जब किसी को रूल करते हैं तो हम उसको ओलिगार्की का स्टेज बोलते हैं। जहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे आज डेमोक्रेसी है, वैसे ही वहाँ पे ओलिगार्की होती थी, मतलब ग्रुप ऑफ मैन जो एक फैमिली से, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो आगे सबको ऐसे रूल कर रहे होते हैं, जैसे महाजनपद में रूल कर रहे थे, तो उसको हम ओलिगार्की कहते हैं। समझ आ गया? ग्रुप ऑफ मैन जो रूल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की। नेक्स्ट है आपका सामंत। सामंत कौन होते हैं? जैसे हमारे गुप्त जो थे वो एक सामंत थे। सामंत कौन होते हैं? जो बेसिकली एक पीस ऑफ लैंड को रूल कर रहे होते हैं। ये राजा है, ये आपका किंग है, उसके नीचे सामंत आते हैं। ठीक है, अब ये सामंत, हाँ, अब उसके नीचे सामंत आते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये एक पीस ऑफ लैंड को रूल कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा आपका एरिया है तो वो इतना सा एरिया जो रूल कर रहे हैं उसको सामंत कहते हैं। अब बहुत सारे सामंत होते हैं बट एक दूसरे के साथ वो लोग ग्रुपिंग करके क्या करते हैं? राजा के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। और इसी तरीके से गुप्ता जो थे रूल के अंदर आए थे। ओके, तो सामंत आपको नेक्स्ट वर्ड समझ आ गया? लिख नहीं रही, जो इम्पोर्टेंट हो गया बस वही लिखूंगी मैं। ठीक है, चलो, सामंत हो गया। उसके बाद है गजपति, नहीं सॉरी गहपति। गजपति कुछ और होता है, गहपति। नेक्स्ट वर्ड गहपति, मतलब जो घर का हेड होता है, हेड ऑफ अ हाउस होल्ड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? गहपति। गह मतलब घर और गहपति मतलब होता है हेड, हस्बैंड नहीं हेड। तो घर का जो हेड होता है हम उसको क्या बोलते हैं? गहपति। नेक्स्ट वर्ड अधिमई। ये एमसीक्यू के अंदर आता है। अधिमई का मतलब क्या होता है? स्लेव्स, मतलब नौकर। जो आपके अधिमई होंगे वो होंगे स्लेव्स। तो ये एमसीक्यू में आता है। अधिमई क्या होते हैं? रूलर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, स्लेव्स होती हैं, या विमेन होती हैं, या कौन होता है? तो आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, तो आपको बताना अधिमई कौन होते हैं? स्लेव्स। नेक्स्ट है आपका श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है गिल्ड। जब 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ट्रेड गिल्डर्स नाम के एक लोग आ गए थे जो बीच में बैठ के सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा काम करते थे। तू शर्ट बना, तू उसके बटन्स बना, तू थ्रेड लगा सब पे, तो ये सारे काम कर। तो वो क्या हो रहा है? ऊपर से लोगों को देख रहे हैं ना, सुपरवाइज कर रहे हैं कि हाँ सारे काम ढंग से कर रहे हैं। तो वो कौन होते हैं? ट्रेड गिल्डर्स, जो ट्रेड कराते हैं। वैसे यहाँ पे भी गिल्ड्स थे, सेम वही है, पर उनको बोलते क्या है? श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है गिल्डर्स या फिर गिल्ड्स।
गिल्ड्स होते हैं, ठीक है। गिल्ड्स का मतलब मैंने समझा दिया, जो ऊपर से दिखते हैं कि जो सारा काम बैठ के करेंगे। ओके, नेक्स्ट है देवानम प्रिय। फिर से अशोक का एक और नाम आया, पहले हमने पियादसी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा देवानम प्रिय। देवानम प्रिय का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे इतने एमसीक्यू में आ नहीं सकते, पर अधिमय हो गया, श्रेणी हो गया, या फिर और जो आगे हम 6-7 चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, वो सारे वर्ड्स एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो श्रेणी हो गया, गहपति हो गया, और आपका देवानम प्रिय हो गया। उसके बाद है राजगह। अब क्या होता है राजगह, हमें ये तो पता है, राजगिरा या फिर राजगह जो है पाटलिपुत्र से पहले वो आपकी कैपिटल होती थी, पर राजगह का मतलब क्या था वो भी एमसीक्यू में आ सकता है। तो राजगह का बेसिकली मतलब होता है राजा का घर। राजगह का मतलब ये है राजा का घर, हाउस ऑफ किंग, हाउस ऑफ द किंग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राजा गहा। समझ आया? समझ आ गया? राजगहा। नेक्स्ट आपका है धम्मा महामत्ता। चलो ये लिख ही देती हूँ। धम्मा महामत्ता ये कौन होते हैं? बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो अशोक ने अपॉइंट करे थे धर्म को, धम्मा की स्थापना करने के लिए, धर्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए कुछ लोगों को, पीपल को अपॉइंट किया था। ऑफिसर्स थे जो पूरे वर्ल्ड में अपना धर्म जो बुद्धिज्म था उसको फैलाते थे। तो ये बुद्धिस्ट टर्म है धम्मा महामत्ता, जो अशोक ने अपॉइंट किए थे। किसने? सिर्फ अशोक ने नहीं, वैसे भी अपॉइंट हुए थे। क्यों? ताकि वो क्या कर सके, धर्म, बुद्धिज्म जो धर्म है उसको आगे स्प्रेड कर सके। नेक्स्ट आपका है देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब है सन ऑफ गॉड, नाम से ही पता चल रहा है देवपुत्र। पर ये यूज किसके लिए हुआ था? मेक श्योर कि आपको याद हो कि कौन सी चीज किसके लिए यूज हुई थी। पहला है पियादसी या फिर देवानम प्रिय, ये हुआ था अशोक के लिए यूज, अशोक के लिए यूज हुआ था। अशोक ने खुद को यूज में नहीं डाला था इस वर्ड पे कि आप मेरे को देवानम प्रिय कहो या पियादसी कहो, नहीं। पर देवपुत्र जो वर्ड है, मतलब सन ऑफ गॉड, देवपुत्र भगवान का बेटा, वो किसने यूज करवाया था? लोगों से कि मेरे को देवपुत्र बोलो। कौन? कुशांश थे वो। तो याद रखना देवपुत्र किसने यूज करवाया था? कुशांश ने। नेक्स्ट है आपका वेलालास। अधिमय, श्रेणी, वेलालास, ये कौन होते हैं? पीजेंट्स। याद रखना, बार बार बोल रही हूँ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। पूरा चैप्टर आता है, अच्छी बात है, पेपर दो, पर साथ साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। इस साल से मैं ये भी करूंगी कि अब से मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे से हो, ठीक है। वेलालास कौन होते हैं? पीजेंट्स होते हैं। कौन से पीजेंट्स होते हैं? पर जो लैंड ओनर्स भी होते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर ये याद रखो, वेलालास, चलो पीजेंट्स हटाओ, लैंड ओनर्स, बुक के अंदर आपकी लैंड ओनर्स है, ठीक है। लैंड ओनर्स, वेलालास आपके कौन होते हैं? लैंड ओनर्स। उसके बाद जातकास क्या होती हैं? जातक्स का मतलब आपको पता ही है, स्टोरी चैप्टर 4 के अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। स्टोरीज होती हैं वो, ठीक है। कौन सी? बुद्धिस्ट स्टोरीज होती है, उसको हम जातक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी होती है वैसंतारा जातका, सुनी होगी, अपने बुक में है, मैं आपको बताऊँ। आप एक बार पढ़ लेना। हाँ, पेज नंबर 99 पे है, स्टोरीज इन स्टोन। पेज नंबर 99, स्टोरीज इन स्टोन, लास्ट पैराग्राफ इसके अंदर दिया हुआ है वैसंतारा जातका के बारे में। तो उसमें आप अच्छे से बता, मतलब एक एग्जाम्पल है कि क्या होती थी, ठीक है। तो जातका का मतलब क्या हो गया? स्टोरीज। उसके बाद है उजावर्स, ये होते हैं आपके फ्लोमेंस। समझ आया? अधिमय, वेलालास, उजावर्स। कंफ्यूजन होती है तो याद रखो, अधिमय स्लेव्स, वेलालास लैंड ओनर्स, उजावर्स फ्लोमेन। ये इन तीन में से एक एमसीक्यू जरूर आता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका मस्सातुवंश।
या फिर सेतीस या चलो लिख देती हूँ मैं। सेतीस स्लैश प्राकृत। ओके, सो नेक्स्ट है आपका मत्स्यतुवंश या फिर सेतीस या फिर सतवाहंस। तो ये कौन होते हैं? बेसिकली मर्चेंट्स। इनको बोलते क्या है, मीनिंग क्या होता है इसका? मर्चेंट्स। याद रखना, आपको क्या पूछा जा सकता है? अब बोलते अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोगों को सेम बुलाते हैं ना, वैसे ही तमिल के अंदर मत्स्यतुवंश कहते हैं, प्राकृत के अंदर या तो सेतीस या फिर सतवाहंस कहते हैं। ये होते कौन है? इन रियलिटी मर्चेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? मर्चेंट्स। तो अभी इसमें आपका चैप्टर 2 भी खत्म होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ लिख दिए, वैसे मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, ओलिगार्की मतलब जब एक ग्रुप ऑफ मेन जो है वो रूल करते हैं पूरी स्टेट को, तो उसको ओलिगार्की कहते हैं। गृहपति घर का हेड होता है। अधिमाई का मतलब स्लेव होता है। श्रेणी मतलब गिल्ड्स, जो सारा वो ध्यान रखते हैं ना, मैंने बताया था वो। उसके बाद आपका राजगह मतलब जो पाटलिपुत्र से पहले 4 से पहले जो आपकी जो थी वो, सॉरी हाँ 4th सेंचुरी से पहले जो आपकी ये थी, उसको हम क्या कहते हैं? हम राजगह। पर राजगह का इन रियलिटी मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ द किंग। उसके बाद है नेक्स्ट आपके धम्मा महामत्तास। ये कौन होते हैं? बेसिकली जो धर्म को आगे स्प्रेड करते हैं, जो बुद्धिज्म धर्म है उसको आगे स्प्रेड करते हैं, उनको कहते हैं धम्मा महामत्तास। 4 BC की इसकी डेट है राजगह की। ठीक है, वेलालास का मतलब होता है लैंड ओनर्स। उजावर्स का मतलब होता है प्लोमैन। और लास्ट है आपका मत्स्यतुवंश इन तमिल, सेतीस या सतवाहंस इन प्राकृत, और इसका मीनिंग क्या होता है? मर्चेंट्स। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई नो लिखने में सबको आलस आता है, पर लिख लो। एक पेपर बनाओ, पहली बुक के आगे सबसे पहले इस पेपर के अंदर ये सारे वर्ड्स लिखो और उसको चिपका लो। फिर वैसे बुक 2 के आगे ये सारे वर्ड्स को ऐसे चैप्टर वाइज सारे चिपका लो। आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते एटलीस्ट उसको तो लिख ही लो, क्योंकि MCQ CUET अभी से ये प्रैक्टिस करो। बहुत आगे पहुंच चुका है बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत आगे पहुंच चुका है। और अब आप लीनियंसी नहीं दिखा सकते, अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो ही 600-700 मार्क्स आएंगे। और 700-650 से नीचे ना किसी को भी नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता। हर किसी का ड्रीम होता है नॉर्थ कैंपस, मतलब उसके हिंदू, हंसराज, जीसीएस मेरी सॉरी, ये सारे जो कॉलेजेस हैं आपके उस नॉर्थ कैंपस में पढ़ते हैं, उधर ही सबको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 3 किनफोक। इसका मतलब होता है रिलेटिव्स, रिश्तेदार। किनफोक का मतलब होता है रिलेटिव्स या फिर रिश्तेदार। फिर होता है नेक्स्ट आपका कुला। याद रखना, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं साथ साथ इसका पहले लिख देती हूँ। फैमिली, जनाती, लिनेज, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले किनफोक, इसका मतलब होता है रिश्तेदार। मतलब आपकी फैमिली के साथ आपके बुआ, चाचा, ताया, मामा, नानी, दादा, सारे जितने भी लोग होते हैं ये आपके आते हैं किनफोक के अंदर। नेक्स्ट है आपका कुला, मतलब एक फैमिली, मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मैं, हम एक फैमिली है। सो कुल का मतलब होता है फैमिली, और आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना उस टाइम पे पांचाली कुल वधू है। कुल वधू मतलब उनके फैमिली की जो है बहू है। ठीक है, तो कुल का मतलब ही होता है फैमिली। नेक्स्ट जनाती, मतलब एक लार्जर नेटवर्क ऑफ फैम, वो इनके कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, विच मीन्स सिर्फ है मैं, मेरा भाई, भाई का भाई, मतलब हम 3 भाई, हमारे बच्चे एक दूसरे के कजन हो गए। ठीक है, मेरे पापा, उनके भाई, उनकी
बहनें, मेरी मम्मी, उनकी बहनें, ये सारे क्या हो गए एक साथ एक लार्जर नेटवर्क बना रही है फैमिली का। नेक्स्ट आपका आता है वंशा, जिसका मतलब होता है लीनेज, मतलब कि एक के बाद एक जो जनरेशन बढ़ती आ रही है, पर दादा दादा, मेरे पापा, मेरा भाई, उसका बेटा, आगे उसका बेटा, तो ये क्या हो रहा है एक जनरेशन टू जनरेशन जो है वो बढ़ रही है। तो वंशा का मतलब ही होता है लीनेज। नेक्स्ट उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है, एक्सोगैमी या फिर एंडोगैमी। एक्सो का मतलब ही होता है जब आप अपने यूनिट के बाहर शादी करते हो तो उसको एक्सोगैमी कहते हैं, यूनिट के अंदर शादी करते हो तो एंडोगैमी कहते हैं, ठीक है। पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब एक वुमेन के सेवरल हस्बैंड्स होते हैं, पॉलीएंड्री मतलब द्रौपदी और उनके 5 पति, ठीक है। उसके बाद पॉलीगिनी, एक इंसान उसकी बहुत सारी बीवियां, ठीक है, अर्जुन, सुभद्रा, द्रौपदी, ऐसे आप सारा देख सकते हो, ठीक है। तो पॉलीएंड्री मतलब सेवरल हस्बैंड्स, पॉलीगिनी मतलब वाइफ, ठीक है। थोड़ा सा एंड्री होता ही ना हस्बैंड, तो वो थोड़ा सा एंड्री से थोड़ा याद रखो, और गिनी से वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है कन्यादान, जब हम अपनी डॉटर को एज अ गिफ्ट दे देते हैं तो कन्यादान होता है। गोत्र एक वैदिक सीर से हमें मिलता है, मतलब हर एक ऋषि मुनि जो एक मुनि है या फिर एक वैदिक सीर है उसके नाम से हमें हमारा गोत्र मिलता है, समझ आया। हर एक ऋषि मुनि या फिर एक वैदिक सीर, दोनों से स्लैश है, गोत्र हमें मिलता किससे, वैदिक सीर से। जो ऋषि मुनि होता है उससे हमारे को हमारे गोत्र मिलते हैं, ठीक है, उनके नाम से हमारे को गोत्र मिलते हैं, और फिर वो अपने गोत्र के अंदर हम शादी भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो सब मैंने आपको पूरा चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। और मलीच कौन होते हैं, ये लास्ट है इस चैप्टर का आपका। मलीच कौन होते हैं, आउटसाइडर्स, बेसिकली जिनको ब्राह्मण नहीं आती, जिनको संस्कृत नहीं आती, ब्राह्मण के बाहर, ब्राह्मण मतलब संस्कृत, ठीक है। अब जिस इंसान को संस्कृत नहीं आती वो कौन है, एक मलीच है, मतलब उसको संस्कृत नहीं आती। ये टर्म किसने दी थी, बेसिकली ब्राह्मण्स ने दी थी कि जिस इंसान को संस्कृत नहीं आती वो हमारे धर्म का है ही नहीं, वो आउटसाइडर है, वो बाहर का है, तो उसको क्या बुलाना शुरू कर दिया, मलीच बुलाना शुरू कर दिया। निषाद कौन होते हैं, निषाद जो पेड़ जो जंगलों के अंदर रहते हैं, जैसे कि एकलव्य, तो वो कौन है, वो एक निषाद था, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद स्वर्ण कास्ट कौन होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, स्वर्ण मतलब ही होता है सोना, और उसका जो काम कर रहे हैं सोना, गोल्ड, उसका जो काम कर रहे हैं वो कौन होगा, स्वर्ण कारास। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब लास्ट है आपका लास्ट चैप्टर नंबर 4, बुक 1 इसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें भी मैं आपको वर्ड समझा देती हूँ, आप उसको लिख लो, और विद दिस हमारी पहली जो ये वर्ड मीनिंग्स की क्लास है खत्म हो जाएगी। चलो सबसे पहले है कुटाग्रशाला, मैं लिख नहीं रही, सुनते जाओ क्योंकि बहुत आसान है, ये आपको इजीली याद होने चाहिए। ये चैप्टर 4 का मतलब ये वाले वर्ड्स और आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो सबसे पहले है कुटाग्रशाला, बेसिकली एक हट जिसके अंदर हम डिबेट्स एंड डिस्कशन करते हैं, ब्रेन वॉश करा जाता था लोगों का ताकि वो बुद्धिज्म को अपनाए और उनके ही धर्मों में उनको कंफ्यूज करते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लड़कियों को पूजा करने का हक क्यों नहीं है, या लड़कियां अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर मंदिर क्यों नहीं जा सकती। तो वो ऐसे चीजें करके क्या करते थे, लोगों को ब्रेन वॉश करते थे कि हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं, हमारे में फ्रीडम है। और उस जहाँ पे वो लोग ये सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते थे और लोग मेजॉरिटी में अग्री होते थे या डिसअग्री होते थे, वो डिसीजन लिए जाते थे, वो कहाँ लिए जाते थे, कुटाग्रशाला के अंदर। उसके बाद तीर्थांकर्स, देयर वर 24 तीर्थांकर्स। कौन थे वो, जैनिज्म के जो टीचर्स होते थे उनको हम क्या बोलते थे, तीर्थांकर्स। नेक्स्ट है हेगियोग्राफीज, जब हम किसी सेंट या संत या साधु के ऊपर बायोग्राफी लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेगियोग्राफी। नेक्स्ट है अनिका, मतलब ये एक बुद्धिस्ट टर्म है अनिका, इसका मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अनिका का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब कि हमारी जो लाइफ है वो कॉन्स्टेंटली बदल रही है, कुछ भी सेम नहीं है,
हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा कुछ भी हो रहा है, हमारी उम्र बार बार चेंज हो रही है, हमारे इमोशंस बदल रहे हैं, तो अनिका का मतलब है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। नेक्स्ट है अनाता, मतलब सोललेस, मतलब जिसके अंदर जान ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका अनाता। नेक्स्ट है आपका दुखा, दुख पता ही चल रहा है दुख का मतलब क्या होता है, सॉरो। उसके बाद नेक्स्ट है निबाना, निबाना अटेन कर लिया। इस जो हमारे बुद्धा थे उन्होंने निबाना अटेन कर लिया। व्हाट डू यू मीन बाय निबाना? सो बेसिकली जब आप हर चीज से मुक्त हो जाते हो, आप इस दुनिया के सांसारिक मोह से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जब आप फ्री हो जाते हो तो आप क्या करते हो, निबाना अटेन कर लेते हो। आज अगर मेरे को एक नई कार खरीद के देगी, मेरे को एक नई बाइक खरीद के दे दी, तो लाइक ओके ये एक मटेरियलिस्टिक थिंग है, इसके लिए इतनी खुश नहीं। तो मतलब एज अ ह्यूमन मैं कोई निबाना अटेन नहीं कर रही, बट एक नॉर्मली बता रही, जब आप सांसारिक मोह से, सांसारिक सुखों से जब आप फ्री हो जाते हो तो आप निबाना अटेन कर लेते हो। ठीक है, समझ आया? फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। नेक्स्ट चित्त्य, चित्त्य वर्ड से समझ आ रहा है, फ्यूनरल, किसी की चिता जल गई, राइट? तो वही वर्ड है चैत्य बोलते हैं बेसिकली इसको, नॉट चित्त। चैत्य मतलब फ्यूनरल। नेक्स्ट आपका अंडा। ओके, तो हमने जो बुद्धिज्म वाला पढ़ा था चैप्टर, तो उसमें हमने देखा था किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। हमने देखा था कि एक स्तूपा बनता कैसे है, राइट? देख रहे हो? हमने देखा था एक स्तूपा बनता कैसे है। तो जब वो स्तूपा बनता है, इसका जो ये होता है सेमी सर्कुलर माउंड, इसको क्या बोलते हैं? अंडा। ये एक बार स्तूपा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है। बालकनी लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पहले तो ये सेमी सर्कुलर माउंड जो है इसको क्या बोलते हैं? अंडा। इसके ऊपर ये बालकनी लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हर्मिका। इसको क्या बोलते हैं हम? हर्मिका। उसके ऊपर ये जो लाइन होती है, जो आपकी यष्टि मतलब छतरी समझा रही, ये जो लाइन होती है ना, ये जो बेस बना के देती है इनको, इसको क्या बोलते हैं हम? यष्टि। इसको क्या बोल रहे हैं हम? यष्टि। और ये जो है हमारा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम? छतरी। समझ ही आ रहा है? छतरी हम आज भी किसको बोलते हैं? छतरी दे दो, छतरी दे दो। क्या होता है? अम्ब्रेला चाहिए ना, तो ये भी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे ऐसे अम्ब्रेला की तरह बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? छतरी। ये जो इसको होल्ड करके रखा हुआ है इसको बोलते हैं यष्टि। बालकनी लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं हर्मिका। और ये सेमी सर्कुलर माउंट जो होता है उसको बोलते हैं अंडा। ये कुछ और वर्ड्स थे जो आपको समझने जरूरी थे। क्यों? क्योंकि आपका फिर वो हो जाता, कंफ्यूजन हो जाती है और आपको समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू में आता है बालकनी लाइक स्ट्रक्चर का मतलब बताओ। ठीक है, चलो उसके बाद है आपके महापरिनिबाना। महापरिनिबाना उसका मतलब क्या हो गया? चलो ये भी रहने दो। उसका मतलब क्या हो गया? डेथ। महापरिनिबाना का मतलब होता है डेथ। जब बुद्धिज्म की डेथ हुई थी तो हम बोलते हैं कि उनका महापरिनिबाना हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थेरीवादा, सॉरी थेरावादा या फिर हीनयान। हमने दो पढ़े थे, एक था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान का मतलब था लेसर व्हीकल, महायान का मतलब था ग्रेटर व्हीकल। पर हीनयान वाले जो पुराने बुद्धिस्ट के जो ट्रेडिशंस थे कि जंगल के जाकर ही सब कुछ करना, जंगल में ही अपना निबाना को अटेन करना, सब कुछ करना, तो वो क्या था? वो था हीनयान। मतलब वो लेसर व्हीकल क्यों था? कि वो उसमें बहुत कम लोग जाते थे। और हीनयान का मतलब ग्रेटर व्हीकल क्यों पड़ा था? क्योंकि उसका उस रिलीजन को हर कोई मान रहा था। बुद्धा ने बोला था कि मेरी स्टैचू और मेरी मूर्ति बना के कभी पूजा मत करना। पर आज भी हम सारे स्टैचू और मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं। तो हम किसका पार्ट है? हीनयान का सॉरी महायान का पार्ट है, राइट? तो हीनयान वालों ने बोला कि हम लेसर व्हीकल नहीं है। ठीक है, हम बुद्धिस्ट को पुराने ट्रेडिशन से फॉलो करते हैं बस। इससे हमें पता चला कि उन्होंने बोला कि हमें हीनयान नहीं बुलाना, हमें बुलाना थेरावादा। थेरावादा।
अगर मेल है तो थेरावादा लगेगा, और अगर फीमेल है तो थेरीवादा लगेगा। तो ये वर्ड्स को थोड़ा सा याद रखना, सीयूईटी के एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका गर्भगृह, लास्ट सेकेंड है आपका गर्भगृह। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, शुरुआत में जो टेम्पल्स बनते थे ना, उसमें एक छोटा सा रूम होता था, यहाँ पे भगवान का मूर्ति होती थी, और यहाँ पे लोग आके छोटे से रूम के अंदर पूजा करके चले जाते थे। पर बाद में क्या है कि टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गए, उसके ऊपर ये बनने लग गया, इसको बोलते हैं शिखर। यही आपका लास्ट वर्ड है, शिखर, ठीक है। अब क्या हो रहा था, टेम्पल्स बनने लगे। पहले तो एक सिंपल सा रूम होता था, उसके अंदर लोग जाते थे, पूजा करते थे, बाहर आते थे। पर बाद में क्या हुआ, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गई। टेम्पल के अंदर कार्विंग होनी शुरू हो गई, वहाँ पे ड्राइंग्स बननी शुरू कर दी, मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी, बहुत सारी फोटोज लगा दी। अब तो कितने ब्यूटीफुल टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो वो क्यों है, क्योंकि वो बाद में एडवांस हो गए। पर उससे पहले जो एक स्मॉल रूम जहाँ पे आप पूजा करते थे, उसको क्या बोलते थे, गर्भगृह। और उसके बाद जो टेम्पल्स के ऊपर आज हम देखते हैं ना, ये पॉइंटेड है, तो इसको क्या बोलते हैं, शिखर। विद दिस आपका पूरा वर्ड मीनिंग्स ऑफ बुक 1 खत्म होते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिया, अगर फिर भी कोई रह गया हो तो ऐसा रहा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने कोई छोड़े हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेसिक से हैं और आपको वो आने चाहिए, और वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आपको है कि इस पूरी बुक में आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूँगी। तो आपका पहला बुक के वर्ड मीनिंग्स खत्म होते हैं। अनिका मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अनता मतलब सोललेस, ठीक है, जो चीज़ में जान नहीं होती, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सोललेस। निबाना मतलब फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, आपको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। चित्या मतलब फ्यूनरल, मतलब बोलते हैं ना चित्या जल गई, तो वही है, ठीक है। थेरावादा कौन होते हैं, जो लोग हीन ज्ञान के हैं पर वो खुद को लेसर व्हीकल नहीं कहते, तो वो कौन है, थेरावादा। गर्भगृह का मतलब ही यही है, एक स्मॉल सा रूम जहाँ पे आप वर्शिप करने जाते हो, बट बाद में कॉम्प्लेक्स हो गए तो उसके ऊपर एक चीज़ बन गई ऐसे पॉइंटेड से, उसको बोलते हैं शिखर। सेमी सर्कुलर माउंट जो स्तूपास के अंदर होता है, उसको बोलते हैं अड्डा। यष्टि जो ये बीच में ऐसे होल्ड करके रखती है हर्मिका और छतरी को, ठीक है। हर्मिका मतलब बालकनी, एंड यष्टि एंड छतरी मतलब अम्ब्रेला, वर्ड से ही समझ आता था। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स जो बाद में होंगे। तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत हाई हो चुका है आपका सीयूईटी का लेवल, और एग्ज़ाम्स भी मुश्किल आते हैं उसके, और आपको स्कोर भी कम से कम 650 तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको मतलब कम से कम भी क्या, मतलब 650 अबव तो लाने ही पड़ेंगे अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए। बट स्टिल साउथ और ऑफ कैंपस के अंदर भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है, बट हम सबका एम क्या होता है, नॉर्थ कैंपस। तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।